भारत इजराइल की दोस्ती की सालगिरह पर एक धमाका होता है। धमाके की तीव्रता कम होती है लेकिन जगह बहुत बड़ी। धमाका जिस जगह होता है वहां से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों मौजूद होते हैं। धमाके की तारीख बहुत अहम, लेकिन धमाका किसने किया अब तक साफ नहीं। नमस्कार, रात के 10 बज चुके हैं। मैं रोहित सरदाना दस्तक में आपका स्वागत करता हूं। दिल्ली में हुए ब्लास्ट को 5 घंटे बीत चुके हैं। शाम 5:05 पर हुए धमाके की जांच में देश की आतंक विरोधी सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए से लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, इंटेलिजेंस ब्यूरो सब यह पता करने में जुटे हैं कि आखिर धमाका किया किसने, ब्लास्ट करने वाला गया कहां, धमाके के पीछे मकसद इजराइल और भारत की दोस्ती में दरार डालना है क्या। इस वक्त का अपडेट आपको बता देते हैं। दिल्ली में धमाके के बाद इजरायली दूतावास के पास एक लिफाफा मिला है। इस लिफाफे की जांच की जा रही है। पुलिस ने धमाके की जगह के आसपास के तमाम कॉल डिटेल्स का डेटा हासिल किया है। आईटी के सूत्र बता रहे हैं कि इजरायल एम्बेसी के पास पिछले 36 घंटे के कॉल डिटेल्स खंगाले जा रहे हैं। खबर है कि जहां ब्लास्ट किया गया वहां बम पहले से नहीं लगाया गया था, बल्कि सूत्रों के मुताबिक बम को ड्रॉप करने के बाद बम फेंकने वाले वहां से भाग गए। जानकारी आ रही है कि बम फेंकने वाले ने 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार इस इलाके में आकर रेकी यानी पहले से आकर इलाके की जानकारी हासिल की हो सकती है, क्योंकि उसे पता था कि इस जगह पर यह ऐसा रास्ता है जो बंद नहीं है। सूत्रों के मुताबिक अब तक एक ही आईईडी के बारे में जानकारी मिल पाई है। तो शाम 5:05 पर यह धमाका हुआ और जिस जगह धमाका हुआ वहां से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह चल रहा था। जिस समय वहां राष्ट्रपति मौजूद थे, उपराष्ट्रपति मौजूद थे, प्रधानमंत्री मौजूद थे, रक्षा मंत्री मौजूद थे। ठीक उस समय यह धमाका करने वालों की हिम्मत बताता है कि पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की नाक के नीचे जाकर क्या वो चुनौती देना चाहते थे। ठीक इसके पीछे वाला जो हिस्सा है आप देखिएगा, वहां पर अभी भी उसे घेर कर रखा गया है, लेकिन आपको सुरक्षाकर्मी दूसरे हिस्से में मौजूद नजर आएंगे। कॉल यही थी कि बम ब्लास्ट हुआ है। इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, वो ये घेरेबंदी की गई है, वहीं पर ये धमाका हुआ है। शाम 5 बजे तक दिल्ली में सब कुछ सामान्य नजर आ रहा था। विजय चौक पर प्रधानमंत्री बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम देख रहे थे। तभी शाम 5:05 पर प्रधानमंत्री जहां बैठे थे वहां से सिर्फ 1 किलोमीटर 800 मीटर की दूरी पर एक धमाका होता है। ये ब्लास्ट दिल्ली में इजराइल के दूतावास के करीब हुआ। कितनी दूरी पर, इसे आपको एनिमेशन से दिखाते हैं। राजधानी के एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर इजरायली एम्बेसी से 150 मीटर की दूरी पर यह धमाका शाम को हुआ, जिसके बाद तुरंत दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, आतंकी घटनाओं की जांच करने के लिए बनी देश की एजेंसी एनआईए, इंटेलिजेंस यूनिट, फॉरेंसिक एक्सपर्ट सभी पहुंच गए। यहाँ से आपको तस्वीरें साफ दिखाई देगी। यहाँ से कॉर्डन ऑफ किया गया है, वहां पर यह धमाका हुआ। क्लोज करके जरा वो तस्वीर दिखाइए आप सत्या। वो जो कॉर्डन ऑफ किया है दिल्ली पुलिस ने, पीले कलर से आपको दिखाई दे रहा होगा,
उस इलाके में वहां पर धमाका हुआ। स्नीफर डॉग की टीम, अगर आप दिखाएं सत्या, यहां पर स्नीफर डॉग की टीम्स को बुलाया गया है ताकि अगर कोई एक्सप्लोसिव हो तो उसको डिटेक्ट किया जा सके। धमाके की तीव्रता कम है, लेकिन ब्लास्ट की जगह और तारीख, समय बहुत बड़े। इस बात को ऐसे समझिए, जगह इसलिए बड़ी क्योंकि इजरायली एम्बेसी के पास जहां धमाका हुआ वहां से 1800 मीटर की दूरी पर देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मौजूद थे। तारीख और समय इसलिए बहुत बड़े हैं क्योंकि जब धमाका हुआ तब ब्लास्ट की जगह से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम चल रहा था। धमाका किस चीज में हुआ? जवाब यह कि दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक झाड़ियों के पास आईईडी बम को रखा गया था। आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस। आईईडी में घातक और आग लगने वाले विस्फोटक रसायन का इस्तेमाल किया जाता है। सुरक्षा यहाँ पर रहती है और इसीलिए ये देखना होगा कि आखिर ये कार्रवाई को अंजाम अगर दिया गया तो कब और किस तरीके से दिया गया। ठीक इसके पीछे वाला जो हिस्सा है आप देखिएगा, वहां पर अभी भी उसे घेर कर रखा गया है, लेकिन आपको सुरक्षाकर्मी दूसरे हिस्से में मौजूद नजर आएंगे। यहाँ पर जो है वो एनआईए की टीम यहाँ पर भी पहुंच के और जो फोरेंसिक्स की टीम है वो यहाँ पर पहुंच के यहाँ से देखने के लिए कि किस तरह के एक्सप्लोसिव्स थे, क्योंकि जब तक वो चीजें, एक लो इंटेंसिटी आईईडी था ये तो पता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लो इंटेंसिटी आईईडी से किसी को नुकसान नहीं हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति वहां पर रहेगा तो उसे काफी आघात हो सकता है, जान भी जा सकती है। अब आप ये सवाल सोचें कि क्या इस धमाके में कोई नुकसान हुआ है, तो जवाब ये कि इजराइल दूतावास पूरी तरह सुरक्षित है। सिर्फ धमाके की जगह पर 3 कारों के शीशे टूटे हैं, कोई जख्मी भी नहीं हुआ। सब सुरक्षित है, सब अलर्ट पर अब हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब भी अब जानना जरूरी है कि 26 जनवरी पर देश की राजधानी में अलर्ट के बाद छोटा धमाका इजराइल दूतावास के पास आखिर कैसे कोई करके चला गया। यहां से इसके आगे यानी सीआरपीएफ के जो जवान लगे हैं उसके आगे, मैं मौसम से कहूंगी कि उस तरफ की तस्वीरें आप लोगों को दिखाएं ताकि उसे देखकर आप समझ सकें कि किस तरीके से गहन इस समय चिंतन चल रहा है और ये जांच बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इजराइल जैसा देश की बात जब हम करते हैं तो इसमें एक सबसे अहम चीज हो जाती है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे धड़े हैं जो इजराइल और भारत की दोस्ती को नापसंद करते हैं। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, हमने उस टिकी बम वाला पूरा एपिसोड हमें याद है कि किस तरीके से किया गया था, या फिर जब 26/11 में मुंबई पर हमला किया गया था तो किस तरीके से इजराइल को एक संदेश देने की कोशिश की गई थी। इसीलिए सतर्कता हमेशा बहुत ज्यादा रहती है। दिल्ली में भी इजराइल की जो एम्बेसी है वो अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा हमेशा तैयार रहती है। धमाके की जिम्मेदारी किसी संगठन और व्यक्ति ने अब तक नहीं ली है। एनआईए की टीम इस बात की जांच करने में जुट चुकी है। ब्लास्ट कैसे हुआ, सीसीटीवी फुटेज इलाके के खंगाले जा रहे हैं। श्वेता सिंह के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। और अब से करीब 25 मिनट पहले दिल्ली के कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव धमाके की जगह से जांच करके लौटे। उन्होंने कहा है कि मामला दर्ज करके हमने तफ्तीश शुरू कर दी है, खुलासा जल्द करेंगे। सर ने बोला है सर ने रुके हुए हैं। देखिए इस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई जस्ट विजिटेड द सीन ऑफ क्राइम। हम लोग केस रजिस्टर कर लिया है, स्पेशल सेल इन्वेस्टिगेट कर रहा है। इस समय कोई भी चीज कहना ठीक नहीं है, अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जैसे जैसे खुलासा होगा आपको बताएंगे। एक सवाल है कि सर क्या मौके से कोई एनवेलप लिफाफा मिला हुआ है जिस पर कुछ मेंशन है? मैं इस बारे में कुछ भी नहीं आपको बताना चाहूंगा इस समय पे, क्योंकि इससे इन्वेस्टिगेशन में हर्ज होता है। सर ये टेरर कुछ है या फिर मिसचीवियस आपको लग रहा है अभी शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में? अभी इसको हम इस पे कोई अपना ओपिनियन नहीं देना चाहते हैं, ठीक है? ओपिनियन देना उस गलत होता है। चीजें को इन्वेस्टिगेट कर ले फिर बात करें। थैंक यू। दिल्ली पुलिस कमिश्नर। और सीधे आपको लेकर चलते हैं घटनास्थल पर जहां यह वारदात हुई। मेरे दो सहयोगी इस वक्त लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। श्वेता सिंह इसी जगह से जहां यह घटना हुई, खबरदार का पूरा एपिसोड आपने अभी अभी श्वेता सिंह के साथ थोड़ी देर पहले देखा है। और अरविंद ओझा शाम को 5:05 पर जब से वारदात हुई तब से लगातार पल पल का अपडेट अरविंद ओझा वहां से आप तक पहुंचा रहे हैं। पहले श्वेता आपके पास, कमिश्नर होकर गए हैं, शम्स अभी आपके साथ थे, लगातार वो भी पूरी जांच पड़ताल जो है उसको देख रहे हैं, क्या कुछ निकल के आ रहा है?
देखिए, अब हम इतना कह सकते हैं यहां से रोहित कि बहुत मुश्किल नहीं होगा उन हमलावरों के बारे में जानकारी हासिल करना। ये समूची सड़क देख लीजिए आप, यहां से इसी जगह पे जहां पर अभी आपको लोगों का जमावड़ा दिख रहा है, ठीक उसी जगह पर वो धमाका हुआ था और उसे अभी से कुछ देर पहले तक उसे कॉर्डन रखा गया था। वहीं से सारे सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं। वहां जो धमाका हुआ था रोहित, उससे दूसरे छोर पर खड़ी, दूसरे सड़क के दूसरी साइड खड़ी गाड़ियों पर वो पूरी उन पर असर पड़ा था और उन सभी गाड़ियों को वहां से हटाया गया है। लेकिन हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ठीक दूसरी तरफ जो इजरायली एम्बेसी है वहां पर भारी मात्रा में जो सर्वेलेंस कैमरास होते हैं, जो सीसीटीवी कैमरा होते हैं, वो लगे होते हैं। इसके आगे ब्राजील एम्बेसी जो कि सिर्फ 70 मीटर की दूरी पर है, वहां पर भी वो सारे सर्वेलेंस कैमरे लगे हुए हैं। यानी कि ये जो पूरा इलाका है, एम्बेसीज का इलाका होने के नाते यहाँ पर पूरी तरीके से सर्वेलेंस रहता है, यहाँ पर पूरी तरीके से सारी चीजों को रिकॉर्ड करने की सुविधा रहती है और इसीलिए पुलिस की स्पेशल सेल जो है वो पूरी तरीके से आश्वस्त है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मल्टी एजेंसीज का रोल यहाँ पर रहता है, सब अपनी तरफ से जितनी भी इंटेलिजेंस गैदरिंग और शेयरिंग होती है उस सबको अंजाम देते हैं यहाँ पर। तो हर एक टॉप की जो एजेंसी है वो लग गई है। स्पेशल सेल तो है ही दिल्ली पुलिस की, एनआईए की टीम यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंची थी। एनएसजी के आने की बात यहाँ पर हो रही है क्योंकि उनके पास जिस तरीके से विस्फोटकों का डेटा होता है, बॉम्ब्स का डेटा होता है, वो चीज यहाँ पर इस पूरे गुत्थी को सुलझाने में बहुत निर्णायक साबित हो सकती है। तो बहुत दूर नहीं है उन हमलावरों के गिरबान तक हमारे हाथ पहुंचना। रोहित, बेशक, लेकिन इजराइल की एजेंसियों के बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया में उनके खिलाफ कम से कम अगर कोई भी अपराध हो रहा है तो उसको छोड़ने में यकीन नहीं रखते। भारतीय एजेंसियों के लिए चुनौती होगी कि उनसे पहले इसका खुलासा किया जाए, सब कुछ सामने लेकर आ जाए, क्योंकि इजराइल ने भी कह दिया है कि वो इसे एक आतंकी हमला मान रहा है। अब जरा मैप के जरिए देख लीजिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड जहां पर यह धमाका हुआ, वहां से कितनी दूर वो विजय चौक और राजपथ का इलाका था, जहां शाम 5:05 पर जिस समय धमाका हुआ बीटिंग द रिट्रीट चल रहा था और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, तीनों सेनाओं के प्रमुख, सीडीएस, सब लोग वहां पर मौजूद थे। और अरविंद ओझा, 26 जनवरी के आसपास वैसे भी सुरक्षा इतनी चाक चौबंद रहती है, लेकिन 26 जनवरी को लाल किले पर घटना, उसके बाद आज 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट के ठीक समय पर यहां बीटिंग रिट्रीट स्थल से महज 1.25 किलोमीटर के दायरे में यह घटना। सुरक्षा एजेंसियों को जवाब तो देना पड़ेगा, सवाल तो खड़े होंगे उन पर। जी बिल्कुल, सुरक्षा एजेंसियों को जवाब भी देना पड़ेगा और सवाल भी खड़े होंगे। जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं रोहित, यही कमिश्नर आए थे और उन्होंने ये बयान दिया कि हमने केस दर्ज कर लिया है, स्पेशल सेल मामले की जांच करेगी। लेकिन जो आपने एक बात कही, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखा दूं कि देखिए कितना हाई प्रोफाइल, कितना संवेदनशील और वीवीआईपी इलाका ये माना जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम रोड, और यहाँ पर यह बम धमाका हुआ है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो आपने जिक्र किया था कि इजराइल की जो एजेंसी है वो कहीं ना कहीं किसी भी देश में अगर धमाका हो, उनके इर्द गिर्द धमाका हो और उनको टारगेट किया जाए तो उनको वो आसानी से पकड़ लेती है। इसका एक एग्जाम्पल है कि 2012 में जहां ये धमाका हुआ है, यहीं से थोड़ी दूर पर प्रधानमंत्री आवास है, वहां पर धमाका हुआ था 2012 में। स्टिकी बॉम्ब से एम्बेसी की कार को निशाना बनाया गया था और दिल्ली पुलिस के पास कोई क्लू नहीं मिल रहा था। उस वक्त भी जो इजराइल की एजेंसी थी उसने इंडियन एजेंसी को क्लू दिया था, जिसमें के बाद पता चला था कि ईरान से हमलावर आए थे। इन सब के बीच अगर देखें यहाँ पर तो अभी भी जो ये सड़क है इसको पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। सिर्फ इस सड़क पर अब दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं रोहित, वही आ जा सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं आ सकता। और यहीं से थोड़ी दूर पर जो बम धमाका हुआ 5:05 पर एक लिफाफा भी मिला है दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को, जिसमें कुछ लिखा हुआ है। कंटेंट क्या है इसके बारे में अभी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन लिफाफे को अपने कब्जे में दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने ले लिया है और उसकी जांच कर रहे हैं। अभी तक की जो जांच है उसके मुताबिक ये आईईडी था, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस, जो लो इंटेंसिटी का था। पूरे इलाके की छानबीन की गई, दूसरा कोई बॉम्ब नहीं मिला, कोई आईईडी नहीं मिला। लेकिन दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने आज तक के कैमरे पर यह दावा किया है कि केस दर्ज कर लिया है और खुलासा वो जल्द कर देंगे। रोहित जी, श्वेता के पास चलते हैं और उसके पहले एक चीज अपने दर्शकों को और बता दें कि दिल्ली में धमाके के बाद देश में कई जगहों पर अलर्ट कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या और उत्तराखंड के हरिद्वार में सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। अयोध्या में अलर्ट अभी करने की वजह यह है कि यहां पहले भी कुछ आतंकी संगठनों की तरफ से हमले की धमकी दी गई थी और हरिद्वार में
सावधान करके अलर्ट पर रखने की वजह यह है कि यहां कुंभ की तैयारियां चल रही हैं और सिर्फ अयोध्या में, हरिद्वार में नहीं, मुंबई में भी अलर्ट किया गया है। कोल्ड ड्रिंक के कैन में आईईडी का शक है, अभी तक जो जानकारी निकलकर आ रही है। लेकिन श्वेता, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां यह खबर दे रही हैं कि इजरायल ने इसे आतंकी हमला माना है। अगर इजरायल यह कह रहा है कि यह आतंकी हमला है तो यह एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। जी, और भारत भी भले ही आधिकारिक तौर पर इसे स्वीकार न कर रहा हो, लेकिन जो जांच हो रही है वो उसी दिशा में हो रही है और इसी कारण हम देख रहे हैं कि एनआईए की टीम यहां पर आई थी वो जांच करने के लिए, क्योंकि एनआईए की टीम आतंकी वारदातें जब होती हैं, जब उस तरह की गतिविधियां होती हैं, उस केस में उसे कहा जाता है कि जाकर आप जांच कीजिए। तो जब यहां पर सैंपल कलेक्शन चल रहा था रोहित, उस समय एनआईए की टीम का यहां पर रहना और मल्टी एजेंसीज का यहां पर रहना बहुत सारी चीजें कहता है। बस चूंकि ये दूसरे देशों से संबंध रखता है और सिर्फ इसकी इजराइल की एम्बेसी नहीं है बल्कि बाकी एम्बेसीज भी यहां पर है, इसीलिए भारत अपनी तरफ से तभी कहना चाहता है जब उसके पास पुख्ता ऐसी सबूत हो जाएं। लेकिन इसके साथ ही चूंकि आपने ये भी कहा कि इजरायली एजेंसी, जब मोसाद का नाम आ जाता है तो ये सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा हो जाती है कि ऐसा होगा कि आप पहले पता लगाएंगे या हिंदुस्तान पहले पता लगाएगा। इस लिहाज से भारत ने न सिर्फ इजराइल की एम्बेसी से बल्कि ब्राजील की एम्बेसी जो और भी कम दूरी पर है उससे भी कहा है कि आप अपने सर्विलेंस फुटेज जो है वो हम हमारे साथ साझा कर ले, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्लूज होंगे, उसमें बहुत सारी चीजें पता चलने वाली हैं। हिंदुस्तान की एजेंसीज को भी मालूम है कि यहां पर न सिर्फ एक देश से मैत्री का सवाल है बल्कि आतंक के खिलाफ जो हमारी प्रतिबद्धता है उसे दिखाने का भी सवाल है। और हिंदुस्तान अगर कहता है कि हम नया हिंदुस्तान है और बहुत सारी चीजों को लेकर, जैसे एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि जो बड़े शहरों में जो अभी तक आतंकी गतिविधियां हुआ करती थी उस पर अंकुश लगाया है हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने, हमारे सुरक्षा कर्मियों ने, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है वाकई। वरना मुंबई जैसे शहर में न जाने कितने धमाकों से दहल उठती थी, दिल्ली जैसे शहर में हमने कितने साल दर साल सीरियल धमाके देखे हैं। तो इस तरह की चीजें होती थी और इस बात को एक उपलब्धि के तौर पर अगर दिखाया जाता है तो आतंक के खिलाफ जो कार्रवाई है वो उस जांच में की तेजी में भी दिखनी चाहिए। ये हिंदुस्तान भी जानता है, ये दबाव है और इसीलिए जो सारी एजेंसीज हैं वो जल्दी से जल्दी इस पर काम कर रही हैं। अभी देखिए मेरे पीछे, अब ये जो सैंपल कलेक्शन था वो पूरा हो चुका है, जो वरिष्ठ अधिकारी थे वो सब यहां से निकल चुके हैं, यानी जांच का काम जो लेबोरेटरीज में है वो वहां पर शुरू हो चुका है। जो पड़ताल का काम है इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस का, यानी कि फोन रिकॉर्ड्स जो तलाशने की बात है कि क्या वाकई एक फोन लेकर और उनके टावर्स, हालांकि आजकल इस तरह की चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि मालूम है बहुत आसानी से पकड़े जाएंगे, लेकिन क्या वो छकाने में कामयाब हुए या सिर्फ एक संकेत देना चाहते थे, और वो नाम जो भी संगठन है वो सारी चीजें सामने होंगी, समय की बात है। अरविंद ओझा, हालांकि पुलिस कमिश्नर से आप लोगों ने कई सवाल पूछे, वो हर चीज को टालते रहे कि जब तक पुख्ता जानकारी नहीं है कुछ नहीं बताएंगे। कोई संकेत है? एजेंसियां प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, कोई औपचारिक जानकारी देंगी? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अभी नहीं होगी और बिल्कुल जो कमिश्नर ने कहा वो ठीक भी है एक तरीके से, क्योंकि धमाका हुआ है, किसी संगठन ने क्लेम नहीं किया है, तो ऐसे में ओपिनियन देना ठीक नहीं होगा। ऐसे में जब इजराइल एम्बेसी के पास ये 150 मीटर की दूरी पर यह धमाका हुआ, मैं आपको एक चीज बता रहा था कि देखिए ऐसा इसलिए सवाल उठ रहे हैं, आपने ये सवाल भी पूछा था क्यों जवाब मांगा जाएगा सुरक्षा एजेंसियों से, दिल्ली पुलिस से। ये जो इलाका है नई दिल्ली का इलाका है, जरा सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो ताज मानसिंह होटल भी है, इजराइल एम्बेसी 150 मीटर की दूरी पर है, ब्राजील की भी एम्बेसी है बगल में ही, ताज मानसिंह होटल बगल में, और इन सबके बीच यहाँ पर अगर धमाका होता है तो सवाल तो खड़े होते ही हैं। लेकिन अभी तक की जो जांच हुई है उसके मुताबिक वही आईईडी रिकवर होने की बात हुई और एक लिफाफा मिला है जिसमें कुछ लिखा हुआ है, कुछ कंटेंट लिखे हुए हैं। क्या वो इजराइल से रिलेटेड है, क्या इजराइल एम्बेसी से रिलेटेड है, ये तमाम चीजों की छानबीन की जा रही है और कमिश्नर ने दावा किया कि वो जल्द खुलासा करेंगे। छोटा धमाका जरूर है लेकिन मैसेज बड़ा देने की कोशिश की गई है रोहित, मुझे ऐसा कम से कम लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद ओझा और श्वेता, फिलहाल आप दोनों का वहां से जानकारी देने के लिए। 2 महीने से भी ज्यादा समय से चल रहे किसान आंदोलन की राजनीति में पासा पलटते देर नहीं लगती। गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान लाल किले की घटना और दिल्ली हिंसा के बाद निराश घूम रहे थे, जिनके तंबू 24 घंटे पहले तक उखड़ते दिखाई दे रहे थे, उस गाजीपुर में किसान बड़ी संख्या में लौट चुके हैं। यह सब हुआ राकेश टिकैत के आंसुओं की वजह से, जिसका असर यह हुआ कि मुजफ्फरनगर से लेकर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के इलाकों से पंचायतों की खबरें आने लगी और गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन को जैसे नई जान मिल गई।
क्या होगा? बात होगी, ठोक के बात होगी किसान के इशू पे। किसान ना हारा ना हार का जाएगा, किसान जीत के उस सम्मान के साथ हो जाएगा। इन्होंने पानी नहीं दिया, अपने बोरिंग करेंगे यहीं, अपने वाशरूम बनवाएंगे, नहीं जरूरत है। गुरुवार को जिस गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन ढलान पर दिख रहा था, वो 24 घंटे के भीतर एक बार फिर उफान पर। पश्चिमी यूपी और हरियाणा से किसान लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं, जिसने गाजीपुर बॉर्डर को खाली करवाने की चुनौती को बेहद मुश्किल बना दिया है, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पर एक बार फिर नए सिरे से टेंट खड़े किए जा रहे हैं। एक बार फिर गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने मंडली जमा ली है। भीड़ है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ सकती है। मंच के सामने मंच है और मंच के सामने जो भारतीय किसान यूनियन है उसका झंडा इस समय लहराया जा रहा है। जो समर्थक हैं खासतौर पर राकेश टिकैत के पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, वो बड़ी संख्या में रातों रात यहाँ पहुंच चुके हैं और इसीलिए अब जो आंदोलन खत्म होता हुआ 24 घंटे पहले तक दिखाई पड़ रहा था, उसमें नई ऊर्जा दिखाई पड़ रही है और नजर इसी पर है कि अब प्रशासन का रुख आखिरकार क्या कुछ होता है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के उत्साह में वापसी की सबसे बड़ी वजह नरेश टिकैत और उनके आंसू, जिन्होंने टिकैत समर्थकों के दिल में मान सम्मान की आग को भड़का दिया है। आंदोलन बिल्कुल सही दिशा में जा रहा, आंदोलन बिल्कुल जीत की तरफ जा रहा, आर पार की दिशा में जा रहा। पहले आंदोलन कुछ भटकाव में था, लेकिन ये बिल्कुल सही दिशा में जा रहा, कोई दिक्कत नहीं। गांव से जाटलैंड से सब आदमी घर से निकल चुके, सब रोड पे आ चुके। अब तो मान सम्मान की लड़ाई है। लेकिन गुरुवार शाम 7 बजे तस्वीर बिल्कुल अलग थी। राकेश टिकैत के सरेंडर की अटकलें लग रही थी, जिसका मन से ऐलान होने का सभी इंतजार कर रहे थे। इसी बीच राकेश टिकैत ने आज तक से बातचीत की और हमारे संवाददाता कुमार कुणाल से बात करते हुए वो अचानक रोने लगे। लोगों को मारने की साजिश कर रहे हैं, ये नहीं होगा। क्या हुआ? क्या ये मारने की साजिश चली जा रही। राकेश टिकैत को रोते हुए सारे देश ने देखा, जो किसानों से साजिश का आरोप लगा रहे थे। अब तक सारा मीडिया आ चुका था और टिकैत रोते हुए बोले जा रहे थे। लेकिन इसी बीच उन्होंने दो ऐसी बातें कही जिनका बड़ा असर हुआ और पश्चिमी यूपी से लेकर हरियाणा तक उनके समर्थन में प्रदर्शन शुरू हो गया। बिल वापसी होंगे, बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा। साजिश खुल गई। जब तक गांव के लोग ट्रैक्टर से पानी नहीं जाएंगे, पानी नहीं पीऊंगा। आएंगे गांव के लोग। राकेश टिकैत ने इल्जाम लगाया था कि गाजीपुर बॉर्डर पर उनके टेंटों की बिजली और पानी को सरकार ने काट दिया। लेकिन टिकैत ने जब ये बात रोते हुए कही तो उनके समर्थकों को देखा नहीं गया और वो रात में ही गाजीपुर बॉर्डर के लिए पानी के साथ रवाना हो गए। किसान नेता राकेश टिकैत ने ये बात कही थी कि पानी पिएंगे तो अपने गांव का ही पानी पिएंगे और अन्य का एक दाना नहीं खाएंगे। और ये पानी अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आया है। ये पानी आप कहाँ से लेके आए? गाजियाबाद मोदीनगर तहसील से। मोदीनगर तहसील का तहसील मोदीनगर, तहसील मोदीनगर। आप पानी किसके लिए लेके आए हैं? किसके लिए आए हैं? राकेश टिकैत जी के लिए आए हैं लेके। उन्हें पानी मंगाया है, पानी सब लोग जीने मरने की कसम खा के आए। या हमारे स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई है। अब बिल बाद में पास होते रहेंगे, अपना सम्मान खत्म नहीं होने देंगे। जब तक ये लोग मर नहीं जाएंगे यहाँ से वापिस नहीं जाएंगे। गाजियाबाद को पानी से भर देंगे हम पूरे को, पूरा गाजियाबाद और पूरा उत्तर प्रदेश योगी की सरकार पानी पियो। गणतंत्र दिवस की हिंसा के बाद सरकार ने गुरुवार को गाजीपुर बॉर्डर खाली करवाने के लिए सीआरपीएफ, पीएसी
और पुलिस कर्मियों को तैनात किया था। सुरक्षा के इंतजाम को देखते हुए लगा कि गाजीपुर बॉर्डर अब राकेश टिकैत को खाली करना होगा। इस बीच राकेश टिकैत ने सरेंडर के सवाल पर चुप्पी साधकर सस्पेंस बढ़ा दिया, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे राकेश टिकैत के तेवर ही बदल गए। दावा है कि राकेश टिकैत की पुलिस से बातचीत के बाद कुछ बीजेपी समर्थक खाली करो के नारे लगाते हुए गाजीपुर फ्लाईओवर के नीचे आए और टिकैत समर्थकों के साथ धक्का मुक्की करने लगे। बस वहीं से बात बिगड़ गई। राकेश टिकैत अड़ गए और गाजीपुर बॉर्डर खाली करवाने की सरकारी मंशा धरी की धरी रह गई। जिस तरह से बीजेपी के लोग पुलिस हमारे पर लाठी चलावे, गोली चलावे, कुछ भी चलावे, कोई दिक्कत नहीं है, प्रशासन का काम है। लेकिन अगर कोई पार्टी के आदमी पुलिस के साथ में मिलकर काम करे तो दर्द उससे होता है। हमारे बुजुर्ग वालों के साथ में हम जेल में चले जाते और उनके बाद में बीजेपी के लोग पुलिस खड़ी देखती, उनके हाथ में लाठी थी, प्रोजित तरीके से थे। वे जो बुजुर्गवार है इनका क्या हाल वे करते। इस तरह किसान आंदोलन से जुड़ा ये मामला जातिगत आत्मसम्मान से जुड़ गया, जिसने प्रशासन की चुनौती को पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा दिया है। कि अगर इतना ही रोकने का दम था, जो किसान गांव से आ रहे, एक बार किसी की डबको उंगली करके तो दिखाओ, उन्हें पता लग जाएगा। गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार टिकैत समर्थक आ रहे हैं। लोगों को जो भी साधन मिल रहा है वो उसी पर सवार होकर गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं, जिसने यहाँ की तस्वीर को ही बदल कर रख दिया है। राकेश टिकैत जी ने जिस तरह से कहा था कि बाकी लोग किसान लोग आइए, तो आपको लगता है और किसान भी आएंगे? खूब आएंगे, पब्लिक पहले से ज्यादा हो जाएगी अब। हाँ, ज्यादा आएंगे। लाइन लग रही है। लाइन लगी हुई है। हाँ, लाइन लगी हुई है। कितने किसान आपको लगता है यहाँ पे पहुँच पाएंगे? 5-4 तो कम से कम है ही। हाँ, आ रहे हैं। बदले हालात में गाजीपुर बॉर्डर को खाली करवाने का सरकारी अल्टीमेटम बेमानी हो गया है। प्रशासन को बैकफुट पर देखकर राकेश टिकैत ने दोबारा अपने तेवर कड़े कर लिए हैं। और यहाँ से किसान हार कर नहीं जाएगा, सम्मान के साथ दिल्ली से जाएगा। इन्होंने पानी नहीं दिया, अपने बोरिंग करेंगे यहीं, अपने वॉशरूम बनवाएंगे, नहीं जरूरत है किसी की। आज पानी होगा, समर से भी लगेंगे यहीं पानी खोद कर यहीं का ही पानी पिएंगे। राकेश टिकैत के आंसुओं के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन बदला नजर आ रहा है। टिकैत के आंसू आंदोलन के लिए ऑक्सीजन साबित हुए हैं। ऐसे में मौजूदा हालात में यहाँ से प्रदर्शनकारियों को जबरन हटाना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है, जिसे देखते हुए अब पुलिस और प्रशासन को नई रणनीति बनानी होगी। ऐश्वर्या पालीवाल के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक। राकेश टिकैत बरसों से राजनीति में, लेकिन कभी इतनी चर्चा में नहीं रहे। फिर सवाल है कि उनके रोने भर का पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों पर इतना असर क्यों हुआ? क्यों लोग पानी लेकर गाजीपुर बॉर्डर पहुंच गए? इसकी वजह महेंद्र सिंह टिकैत है, जो किसानों के बहुत बड़े नेता थे। इसलिए जब महेंद्र सिंह टिकैत के छोटे बेटे राकेश टिकैत को रोते हुए उनके समर्थकों ने देखा, तो वो खुद को गाजीपुर बॉर्डर पर आने से नहीं रोक पाए। राकेश टिकैत की आंख में आंसू क्या है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा तक में उनके समर्थन पंचायत होने लगी, जिसकी वजह महेंद्र सिंह टिकैत। महेंद्र सिंह टिकैत अपने समर्थकों में बाबा टिकैत के नाम से मशहूर थे, जिनकी एक आवाज पर हजारों लोग कुछ भी कर सकते थे। साल 1988 इस बात का गवाह है, जब बाबा टिकैत ने राजीव गांधी की सरकार को चुनौती दी। तब महेंद्र सिंह टिकैत के आह्वान पर लाखों लोग दिल्ली में जुट गए। विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक किसानों का कब्जा हो गया। राजधानी ट्रैक्टर, ट्रॉली और बैलगाड़ियों से भर गई। हफ्ते भर के इस आंदोलन में ही राजीव गांधी की सरकार को झुकना पड़ा। यही वजह है कि हर सरकार महेंद्र सिंह टिकैत से डरती रही। ऐसा ही वाकया देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुनाया, जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। हजारों किसानों को लेकर जब वो लखनऊ में पहुंचे थे,
मेरे सारे पुलिस अधिकारियों ने, सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कमिश्नर्स ने आकर मुझे बतलाया कि साहब चौधरी महेंद्र सिंह जी टिकैत लखनऊ आ रहे हैं, हजारों किसानों को लेकर आ रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने पूरी बैरिकेड लगा रखी है, उनको हम यहां प्रवेश नहीं करने देंगे। बहनों भाइयों, उसी समय अधिकारियों को मैंने कहा था कि चौधरी साहब को किसी भी सूरत में नहीं रोका जाना चाहिए, सारे के सारे किसानों को लेकर वो हमारे दरवाजे आएंगे। तो आपने देखा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों और जाटों के बीच महेंद्र सिंह टिकैत की अच्छी खासी पैठ थी। इसीलिए जब उनके छोटे बेटे को रोते हुए लोगों ने टीवी पर देखा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनसे सहानुभूति जताने का सिलसिला शुरू हो गया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। चुनावों में किसान और जाट वोटों के वजन को देखते हुए राकेश टिकैत से सहानुभूति दिखाने की होड़ लगी हुई है। राकेश टिकैत के रोने के बाद उन्हें सबसे पहले राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष अजीत सिंह का फोन आया। सुबह अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी उनसे मिलने पहुंच गए, जो बाद में मुजफ्फरनगर में हो रही पंचायत में भी शामिल हुए। अजीत सिंह की तरह समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राकेश टिकैत को फोन कर समर्थन जताया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया और सुबह उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू राकेश टिकैत से मिलने पहुंच गए। आम आदमी पार्टी की तरफ से डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने राकेश टिकैत से जाकर मुलाकात की, तो संजय सिंह मुजफ्फरनगर की पंचायत में शामिल हुए। राकेश टिकैत की नाराजगी आने वाले पंचायत चुनावों में बीजेपी को भारी पड़ सकती है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोट तकरीबन 17% के बराबर है। इसीलिए गाजीपुर बॉर्डर पर सख्ती दिखाना बीजेपी के लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है। ऐश्वर्या पालीवाल के साथ कुमार कोणार, दिल्ली, आज तक। दस्तक में आज के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिएगा आज तक।